हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे संपत्ति अंतर अधिनियम की धारा 14 के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा कि संपत्ति एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब ट्रांसफर होती जा रही है। मतलब ए ने कहा कि मैं बी को ट्रांसफर करता हूं अपनी संपत्ति, बी ने कहा मैं सी को ट्रांसफर करता हूं, सी ने कहा मैं डी को। यानी ए ने जब संपत्ति बेची तो ए ने उसमें उसी बंधक मतलब उसी जो सेल डीड थी, उसी सेल डीड में सबका नाम लिख दिया कि मैं अपनी बी को संपत्ति बेच रहा हूं। बी के बाद यह संपत्ति सी को जाएगी, सी के बाद यह संपत्ति डी को जाएगी, डी के बाद यह संपत्ति ई को जाएगी। यानी डायरेक्ट इसने ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूशन में उस संपत्ति को बेच रही है, कंटिन्यूशन में वह संपत्ति अंतरित हो रही है। तो उसी के विरुद्ध नियम दिया गया है संपत्ति अंतर अधिनियम में धारा 14 में। धारा 14 कहता है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम, मतलब ऐसी कोई संपत्ति जिसका अंतरण लगातार चल रहा है, यानी संपत्ति का बना होना किसी प्रकार से, उस संपत्ति को पक्षकार नंबर ए ने यानी विक्रेता ने उस संपत्ति को कई क्रेताओं में बांट दिया और कई क्रेताओं को बांध दिया कि इसी मतलब एक तरीके से क्रेता के जो अधिकार थे उसका वॉल्यूशन कर दिया उसने। किसने? जो पक्षकार नंबर एक था यानी विक्रेता ने इस संपत्ति को, यानी क्रेता के राइट का ऐसे वॉल्यूशन हो गया कि क्रेता अपने हिसाब से संपत्ति बेचेगा, वह अपनी संपत्ति पर स्वतः स्वामित्व का अधिकार रखता है, वह अपने स्वामित्व पूर्ण तरीके से अधिकार रखता है उस संपत्ति पर, तो वह पूर्ण तरीके से उस संपत्ति का विक्रय करेगा या जिस भी प्रकार से वह अंतरित करेगा। यानी क्रेता के अधिकार का वॉल्यूशन होना इसमें बताया गया है कि उस के क्रेता के अधिकारों के वॉल्यूशन को रोका गया है इस प्रोविजन के द्वारा सेक्शन 14 को। तो सेक्शन 14 की हम बैरेट लैंग्वेज को एक बार पढ़ लेते हैं। इसकी बैरेट लैंग्वेज कहती है कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम, यानी ये इसका टाइटल दिया गया है, आप बैरेट में देखेंगे तो ये टाइटल मिलेगा इसका। इसके अंदर ये कह रहा है कि कोई भी संपत्ति अंतरण, कोई भी संपत्ति, किसी भी संपत्ति अंतरण की बात कर रहा है, यानी कई तरह की संपत्ति अंतरित दी गई है इसमें। कैसे कैसे संपत्ति अंतरण, यानी एक बात तो इसमें ये निकल के आती है कि जो संपत्ति दी गई है, इस संपत्ति में दोनों प्रकार की संपत्ति आ जाती है, चल या अचल संपत्ति, मूर्त या अमूर्त संपत्ति, सब प्रकार की संपत्ति पर यह लागू होता है। उसके बाद ये कह रहा है कोई भी संपत्ति अंतरण, कोई भी संपत्ति अंतरण का मतलब यह है, इस पूरे का मतलब मैं आपको बताऊं, इस पूरे का मतलब क्या दिया है। इस पूरे का मतलब है कि आप विक्रय के द्वारा भी संपत्ति अंतरित करते हैं, बंधक के द्वारा भी संपत्ति अंतरित करते हैं, दान के द्वारा भी संपत्ति करते हैं, यानी अंतरित तो होती है, अंतरण तो हो रहा है। अंतरण के टाइप दिए गए हैं ये कि व्यक्ति के कार द्वारा अंतरण, तो कार द्वारा अंतरण है ये, उसमें ये इस लाइन का मतलब ये होता है। उसके बाद लिखा है कि ऐसा हित सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता, यानी ये सेक्शन रोक रहा है कि ऐसा कोई हित इन्फोर्सबल नहीं होता है, नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरण की, यानी इसका जो निकल के आता है, यानी ये वाली जो लाइन है, इसका जो आंसर निकल के आता है कि प्रवृत्त नहीं होता है। तो क्या प्रवृत्त नहीं होता है? उसके बाद ये बता रहा है जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के, यानी इसमें आप यहां से अंडरलाइन कर लें अपनी बैरेट में, इसमें लिखा है जो ऐसे अंतरण की तारीख को, जो ऐसे अंतरण की तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के, यानी ए ने जब अंतरित की संपत्ति बी को, तो उसके जीवन काल के लिए उसको ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद उसने कह दिया उसी सेल डीड में, यानी उसी डीड में कह दिया कि यह संपत्ति जब बी मर जाएगा तो उसके बाद सी को अंतरित हो जाएगी। तो वो बात कर रहा है कि जीवन काल, एक या अधिक व्यक्तियों को उसके जीवन काल के लिए, ठीक है, बी के बाद सी को, सी के बाद डी, ई, ऐसे। उसके बाद लिखा है और व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, और उस कालावधि की बात कर रहा है। अब इस कालावधि का मतलब क्या है? इस कालावधि का मतलब यह है उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, यानी जब बी को वह संपत्ति बेची गई तब वह अस्तित्व में था, और जब वह सी को बेची गई तो वह अस्तित्व में था, उसकी बात कर रहा है। यानी जब संपत्ति बेची जा रही है, अंतरित की जा रही है, तो वह अस्तित्व में है। और आगे लिखता है कि जिसे यदि वह पूर्व वह प्राप्त करे
तो वह श्रेष्ठ हित मिलना हो, अपर्याप्त वगैरह के पश्चात प्रभावी होना है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसमें हम केवल यही देख लेते हैं कि संपत्ति अंतरित की जाएगी तो संपत्ति ऐसे कभी अंतरित नहीं की जाएगी कि आपने क्रेता के अधिकारों का वॉल्यूशन कर दिया, क्रेता बी को, फिर सी को, फिर डी को, इस तरीके से लगातार किसी संपत्ति का विक्रय नहीं किया जा सकता। यानी संपत्ति पर कोई एक तरीके से बांध के नहीं रख सकते। अब इसके अपवाद भी कुछ इसमें देखने को मिलते हैं। अपवाद देखने को मिलेंगे आपको पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या होता है? यानी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जिसमें व्यक्तिगत अधिकार है, व्यक्तिगत है। कैसे? मैं इस पढ़े देता हूं व्यक्तिगत संविदा को। तो व्यक्तिगत संविदा क्या कहती है? व्यक्तिगत संविदा, व्यक्तिगत संविदाओं पर यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि यह संपत्ति में किसी प्रकार का हित स्थापित नहीं करती। इसमें एक केस ध्यान रखना आप, शिवाजी वर्सेस रघुनाथ AIR 1997 का मामला है। इसमें निर्धारित किया गया कि यह नियम व्यक्तिगत संविदाओं पर इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि यह संपत्ति में किसी प्रकार का हित स्थापित नहीं करती। यानी जो व्यक्तिगत संविदा है उसमें किसी प्रकार का हित स्थापित नहीं करती हुए, इसलिए यह संपत्ति ट्रांसफर नहीं, मतलब इसलिए यह नियम इस पर लागू नहीं होता व्यक्तिगत संविदा पर। उसके बाद आता है इसमें एक और अपवाद है, इसमें चार्ज को भी समझ लेते हैं। चार्ज, भार। यह नियम उस व्यक्ति में भी, मतलब उस स्थिति में भी लागू नहीं होता जब संपत्ति पर केवल भार अधिरोपित किया गया हो, क्योंकि अधिरोपित भार के द्वारा संपत्ति में किसी प्रकार के हित का अंतरण नहीं किया जा सकता। भार में किसी प्रकार की संपत्ति का अंतरण थोड़ी ना हो रहा है, इसलिए भार की बात कर रहे हैं कि भार पर, मतलब भार का जब अंतरण किया जाएगा तो उस स्थिति में भी यह नियम लागू नहीं होगा। लोग के लाभ के लिए, मतलब पब्लिक प्रॉफिट के लिए जो संपत्ति अंतरित की जाती है उसके बारे में बात कर रहा है कि जनहित या लोकदान या धर्म को अग्रसर करने हेतु, मतलब कोई धर्म, जैसे वह संपत्ति भोलेनाथ के मंदिर के लिए उस पर चल रही थी, तो वह कह दिया कि पुष्ट दर पुष्ट एक ही व्यक्ति, उसी व्यक्ति के द्वारा उस मतलब मंदिर में मतलब पूजा की जाएगी उसी के द्वारा। तो वो कह रहा है कि धर्म को अग्रसर करने हेतु ज्ञानावर्धन मानव मात्र के लाभ, केवल लाभप्रद बात कर रहा है, ठीक है। उद्देश्य हेतु, मतलब लाभप्रद उद्देश्य हेतु यदि किसी संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो वह शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता। यह उपबंध संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 18 में दिया गया है। आप सेक्शन धारा 18 को देखेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की, तो उसमें दिया गया है ये वाला नियम। सेक्शन 18 को भी हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 18 कह रहा है लोक के फायदे के लिए शाश्वतता अंतरण, यानी सेक्शन 14, 16, 17 आप बैरेट में देख लें, बैरेट में पढ़ रहा हूं मैं कि निर्बंधन ऐसे संपत्ति अंतरण की दशा में लागू नहीं होंगे जो लोक के फायदे के लिए धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, क्षेम को मानव जाति के लिए फायदा प्रति किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया हो। तो किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया जाता है। और एक और इसमें आता है निगम द्वारा खरीदी हुई संपत्ति। तो निगम द्वारा कोई संपत्ति खरीदी जाती है तो वह निगम के द्वारा, मतलब उसमें ये बोल सकते हैं अपन कि यह नियम वहां लागू नहीं होता जहां पर किसी निगम द्वारा कोई संपत्ति भूमि खरीदी जाती है अथवा निगम की कोई संपत्ति हो, तो वहां पर ये लागू नहीं होता। तो इसके जो अपवाद हमने देखे इस सेक्शन के अंतर्गत। तो मेरी आने वाली वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी